अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होती है वो बेसिकली हम क्लिनिकल ग्राउंड्स पर इसको डायग्नोस करते हैं और इसको डिफ़ाइन भी क्लिनिकल ग्राउंड्स पे करते हैं। यानी कि क्लिनिक में हमें जिस सिम्टम्स के साथ जो पेशेंट आएगा उसके बेसिस पर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करते हैं। इसकी एनाटॉमिकल या फिर हिस्टोलॉजिकल एसेज कोई हमें वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। सही है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज डायग्नोस्ड ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड्स। इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ अ परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट 3 consecutive मंथ्स। ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि प्रेजेंस हो परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ की। ठीक है, कफ विद स्पूटम, और वो एटलीस्ट 3 जो मंथ्स हैं। ठीक है, 3 मंथ्स के साथ हिस्ट्री हो उसकी कि भाई 3 मंथ में मुझे ये लगातार जो है वो कफ चली है। उसके बाद ये 3 मंथ कितने ईयर्स में होने चाहिए? कम से कम 2 consecutive ईयर्स में ये 3 मंथ्स की हिस्ट्री होनी चाहिए कि मुझे 3 मंथ कफ रहती थी, फिर सही हो जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर अचानक से मुझे कफ हुई और वो 3 मंथ के लिए परसिस्ट की और फिर सही हो गई। ये 3 मंथ से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 मंथ एटलीस्ट होनी चाहिए उसको कफ। तो उसको हम लेबल करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट। ठीक है। अब इसके काजेज़ हम डिस्कस करते हैं। तो काजेज़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास काज है वो है सिगरेट स्मोकिंग, और अदर काजेज़ भी हो सकते हैं लाइक एयर पोल्यूटेंट्स, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। तो ये सारे काजेज़ भी हो सकते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट काज इज सिगरेट स्मोकिंग। तो ये स्मोकर्स में कॉमन होती है। उसके बाद अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें, द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ब्रोंकाइटिस हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस बिगनिंग इन द लार्ज एयरवेज। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी फिर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इसीलिए हम इसको COPD में रखते हैं। ठीक है। COPD में हमारे पास 2 डिजीज़ आ जाती हैं लंग की, एक होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है एम्फाइसीमा। तो आज हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसके बाद हम एम्फाइसीमा को भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम पैथोजेनेसिस में इसके एनवायरमेंटल फैक्टर इरिटेंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। जो एनवायरमेंटल इरिटेंट्स होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए कि एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, ये सिगरेट स्मोकिंग के जो टोबैको के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ये इंड्यूस करें हाइपरट्रॉफी ऑफ द म्यूकस ग्लैंड्स इन द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, एज वेल एज इंक्रीज म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल इन द एपिथेलियल सरफेस ऑफ द स्मॉलर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी ट्रेकिया और ब्रोंकाई होती है उसमें जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उसको उसकी हाइपरट्रॉफी, उनकी साइज़ को इंक्रीज़ करा देंगे। फिर जो गोबलेट सेल होते हैं जहाँ से म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे स्मॉल ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में उनकी जो है वो हाइपर प्लेजिया यानी कि उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारे पास म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी। इरिटेंट्स ये क्या करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए, ये आल्सो काज इन्फ्लेमेशन मार्क्ड बाय द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट। ये आल्सो इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ये बार बार इरिटेट करेंगे हमारी रेस्पिरेटरी की एपिथेलियम को, तो वहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी और फिर वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगी। एयर ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी? इसमें इसके 2 काजेज हैं। फर्स्ट काज है कि स्मॉल एयरवे डिजीज। स्मॉल एयरवे डिजीज में क्या होती है कि जो हमारे स्मॉल ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके जो ल्यूमन है वो म्यूकस से जो है वो फिल हो जाता है और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है, और इन्फ्लामेशन की वजह से, म्यूकस प्लगिंग की वजह से, और उसके बाद क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जाएगा तो वहाँ पे फाइब्रोसिस भी हो सकती है, जिसकी वजह से ल्यूमन बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। दूसरा इसका काज है को एग्जिस्टेंस एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि वाइल स्मॉल एयरवे डिजीज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज इम्पोर्टेंट काज, ठीक है। तो को एग्जिस्टेंस एम्फाइसीमा भी इसका काज हो सकता है कि भाई किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी है, साथ साथ में एम्फाइसीमा भी है, या फिर किसी को एम्फाइसीमा है तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। अच्छा, ये दोनों टर्म जो है वो ये डिजीजेस इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हम तब कहेंगे जब बंदा जो है क्लिनिक में सिम्टम्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करेगा, जिसकी हिस्ट्री होगी भाई उसको 3 मंथ की कफ है लगातार, ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर्स में ना जो गुजरे हैं।
और इन्फाइसीमा को हम हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स पे, रेडियोलॉजिकल पैटर्न्स पे, एनाटॉमिकल बेसिस पे देखते हैं कि जो हमारी एयरवेज हैं वो डायलेटेड हो चुकी होती हैं किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो ये दोनों सेम ही चीज़ होते हैं, वो क्लिनिक बेसिस पे होते हैं, वो हमें एविडेंस की बेसिस पे हम इन्फाइसीमा के होते हैं। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इन्फाइसीमा में कन्वर्ट हो सकती है और इन्फाइसीमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि मेन इसका जो काज है जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, जी, तो मेन जो हमारे पास काज है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का वो है हमारे पास कि एयरवेज जो हैं वो उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उनकी म्यूकस प्लगिंग की वजह से, या फिर जो हमारे पास दूसरा काज था कि फाइब्रोसिस लेटर केसेस में हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से। दूसरा काज ये हो सकती है कि को एग्जिस्टेंस इन्फाइसीमा हो सकती है किन पेशेंट्स में, तो फिर उसकी वजह से ये हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन कैसे होती है और ये जो हमारे पास फाइब्रोसिस हो रही थी वो कैसे हो सकती है इसमें, ठीक है। तो इट इज़ पोस्टुलेटेड दैट मेनी ऑफ द एनवायरमेंटल इरिटेंट्स, ठीक है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो गई, एयर पोल्यूटेंट्स हो गए, उन द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम वहाँ पे एक्ट करेंगे और वहाँ से रिलीज करवाएंगे हमारे पास साइटोकाइंस, जैसे कि इंटरल्यूकिन 13 फ्रॉम द टी सेल एंड इनेट लिम्फोइड सेल से हमारे पास इंटरल्यूकिन 13 रिलीज होगा। अब टोबैको स्मोक जो है वो इंक्रीज करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द म्यूसिन जीन इन द ब्रोंकियल एपिथेलियम, तो जिसकी वजह से हमारे पास म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और प्रोडक्शन करवाते हैं इलास्टेज बाय द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टेज भी प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास म्यूकस ज़्यादा हो रहा है। इलास्टेज क्या करेगा, ये एंजाइम है जो इलास्टिक टिश्यू हमारे लंग में नॉर्मली होता है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब इसके डायग्नोस्टिक फीचर हम देखते हैं कि हम कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो एनलार्जमेंट ऑफ द म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड जो कि हॉलमार्क है इसका, हमें वो मिलेंगे इसमें। ट्रिकिया में जो ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं और लार्ज ब्रोंकाई में वो इनलार्ज हुए होंगे, उनकी साइज इंक्रीज हो गई होगी। और वेरियस नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे हमें, लार्जली जो है उसमें लिम्फोसाइट्स होंगे, बट समटाइम हमें न्यूट्रोफिल्स भी मिल सकते हैं। उसके बाद क्रोनिक ब्रोंक्योलाइटिस, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जिसको हम स्मॉल एयरवे डिजीज कह रहे होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल और ब्रोंक्योल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उनकी गॉबलेट सेल है उनकी मेटाप्लेजिया हो जाती है, म्यूकस प्लगिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। उनकी वजह से फिर सीवियर केसेस में क्या होता है कि कंप्लीट ऑब्लिटरेशन यानी कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हमारे स्मॉल ब्रोंक्यूल्स की ल्यूमन को एज अ रिजल्ट ऑफ फाइब्रोसिस, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है फिर वो क्रोनिक में कन्वर्ट होगी, क्योंकि इसका नाम है क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस। तो यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का लास्ट वाला पार्ट होता है हमारे पास फाइब्रोसिस, जब हीलिंग हो रही होती है। तो उस हीलिंग की वजह से कंप्लीट, अब जब ऑब्स्ट्रक्शन उस हमारे स्मॉल ब्रोंक्योल्स का जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, ब्रोंक्योलाइटिस ऑब्लिटरेंस, यानी कि पूरा जो हमारा ल्यूमन है वो अब ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस कैसे है। तो सबसे पहले एक्सपोजर हुआ हमारा इरिटेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपोजर होता है इरिटेंट से, लाइक टॉक्सिन, सब्सटेंस, टोबैको हो गया, ठीक है। फिर इंक्रीज हो जाती है म्यूकस प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक क्या कहते हैं कि इम्यूनिटी का सिस्टम है कि कोई भी टॉक्सिन आ रहा है, कोई भी इरिटेंट फैक्टर आ रहा है जो एपिथेलियम को इरिटेट कर रहा है, तो वहाँ म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है ताकि हम उसको वॉश आउट कर सकें उस टॉक्सिन को, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होगा कि बार बार इरिटेंट्स आ रहे हैं, बार बार कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो टोबैको जो है बार बार उसकी एपिथेलियम को इरिटेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन करवा रहा है। फिर होगी इंक्रीज हाइपरट्रॉफी ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि हिस्टामिन करवाएगा, और इंटरल्यूकिन 13, वो अभी हम देखते हैं कि इंटरल्यूकिन 13 और हिस्टामिन कहाँ से आ रहे हैं। और इंक्रीज होगी प्रोटेक्शन इज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ गोबलेट सेल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें गोबलेट सेल ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्रोटेक्शन भी म्यूकस की इंक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है।
अब टॉक्सिन जो हमने इनहेल किए हैं काज डैमेज टू द एपिथेलियम, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, फिर फाइब्रोसिस होगी, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इरिटेंट्स हैं, ठीक है, ये जो इरिटेंट्स वो कोई भी हो सकता है, लाइक टोबैको कंपोनेंट्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काज भी है। तो ये क्या करेगा कि ये इरिटेट करेगा हमारे एपिथेलियम को, और साथ में यहाँ पे जो एल्वियोलाई में हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, वो जब इन इरिटेंट्स को इनगल्फ करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये सिग्नल देंगे हमारे पास सब म्यूकोजा में जो हमारे पास सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, उनको। तो वो क्या करेंगे फिर, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे कि हमारे पास इंटरल्यूकिन 13 को रिलीज़ करेंगे, और जैसे हमारे पास ये हमारे मास्ट सेल जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे तो वो रिलीज़ करवाएंगे हमारे हिस्टामिन को, ठीक है। अब जैसे हिस्टामिन रिलीज होगा तो वो क्या करवाएगा, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करवा देगा। तो ये जो इंटरल्यूकिन यहाँ पे हमारे सब म्यूकोजा में है वो चला जाएगा हमारे पास एपिथेलियम के पास, और वहाँ पे जाकर जो है वो ये सब म्यूकोजल ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी करवाएगा, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी करवाएगा। और ये क्या करेगा कि गोबलेट सेल्स जो हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, जहाँ से म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, इनका जो नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और म्यूकस प्रोटेक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा ल्यूमन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। साथ में हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये एक एंजाइम रिलीज कर रहे हैं इलास्टेज, जब इलास्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी जो लंग की इलास्टिक टिश्यू हैं वो डैमेज होंगी और फिर एम्फाइसीमा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, दिस इज नॉर्मल ब्रोंक्योल, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रोंक्योल का ल्यूमन है हमारे पास जो कि बड़ा है, और ये है हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले ब्रोंक्योल का ल्यूमन, जहाँ पे म्यूकस की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से जो ल्यूमन है वो बिल्कुल नैरो हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारे पास बार बार कफ हो रही होती है, सांस नहीं आ रही होती, वीजिंग हो रही होती है, ठीक है, और डिस्निया हो रहा होता है। अब ये क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करते हैं, तो इसमें हमें तो एक तो परसिस्टेंट कफ की हिस्ट्री मिलेगी, दूसरा स्पूटम बहुत ज़्यादा होगा प्रोड्यूस विदाउट वेंटिलेटरी डिसफंक्शन, अदर डेवलप सीओ। अच्छा, कुछ के पास क्या होगा कि वेंटिलेटरी डिसफंक्शन नहीं होगा, यानी कि डिस्निया वगैरह हाइपोक्सिया उनको नहीं होगा, लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्या होगा कि सीओपीडी के साथ जो है वो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। सीओपीडी में क्या होता है कि आपकी जो इंस्पायरेशन के दौरान जो है फिर भी आपके एयरवेज थोड़े बहुत ओपन होते हैं, लेकिन जब आप एक्सपायरेशन करते हो तो जो एयरवेज हैं वो बिल्कुल नैरो हो जाते हैं, और अगर उनमें पहले से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो और ज़्यादा नैरो हो जाएंगे और आप एक्सपायरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। उसके बाद मार्क्ड बाय द हाइपरकेपनिया। अब वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन क्या है कि आ तो रही है लेकिन जा नहीं रही, और वहाँ पे जो हमारी अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होनी है वो भी नहीं हो रही, तो वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम हाइपरकेपनिया कहते हैं। हाइपोक्सीमिया हो जाएगी, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी, फिर साइनोसिस डेवलप हो सकता है। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं कि प्रोग्रेसिव डिजीज मार्क्ड बाय पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लॉन्ग रन्स में ये क्या करवा सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकती है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो कार्डियक फेलियर हो जाएगा, जो कि राइट साइडेड कार्डियक फेलियर होता है, जिसको हम कोर पल्मोनल भी कहते हैं। और रिकरेंट इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस बहुत जमा हो रहा है, ब्रोंक्योल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया जो हैं, फंजाई, वो आकर ट्रैप हो सकते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शंस काज करवा सकती है हमें, और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। या फिर जो ये इरिटेंट्स बार बार हमारी एपिथेलियम को, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को इरिटेट करे, तो वहाँ पे क्या होगी कि एपिथेलियम की ट्रांजिशन हो जाएगी इनटू दी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, और फिर वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी करवा सकते हैं इन द क्रोनिक केसेस में। तो ये थी हमारी आज का लेक्चर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे। अब हमारा अगला लेक्चर होगा एम्फाइसीमा पे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।